नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपक कुमार और स्वागत है आप सभी का रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासों में। ये रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लास है जो हमारे डीआरटी और बीआरटी दोनों ही क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों ही कोर्सेज के लिए एनुअल के अंदर जो हर बार वार्षिक के अंदर आपके जो मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। इन क्लासों के अंदर फिजिक्स से रिलेटेड, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से रिलेटेड फर्स्ट ईयर में सभी प्रकार के टॉपिक्स आपको यहां मिल जाएंगे जो कि क्वेश्चंस पे आधारित, जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक के लिए हमने एक कंटेंट तैयार किया है ताकि इजी वे में आप लिख सको, समझ सको और वीडियो को देखकर किसी भी प्रकार से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर कर सको। तो यहाँ पर रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासों में, जैसा कि प्रीवियस क्लासों में हमने काफी सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, उसी प्रकार से आज हमारा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हमारे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का ही एक अभिन्न अंग मान सकते हैं, जहां पर एक्स-रे ट्यूब में हमारे एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मर की बहुत ही आवश्यक या बहुत ही एक प्रकार से मेजर रोल माना जाता है। अब मेजर रोल किस प्रकार से है, देखिए ट्रांसफॉर्मर का अगर अपन सीधा सीधा कार्य देखें या जहां पर भी अपन ट्रांसफॉर्मर जो लगा हुआ होता है वहां पर अपन अगर ट्रांसफॉर्मर का मेन काम देखेंगे तो मेन कार्य होता है वोल्टेज और करंट को चेंज करने का। जहां पर ट्रांसफॉर्मर का मेन कार्य क्या है, वोल्टेज और एक प्रकार से करंट को चेंज करने का। अब वोल्टेज को ये कम करेगा या ज्यादा करेगा ये डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स पर। यानी कि जो हमारे नॉर्मल घरों के अंदर, जैसे हमने पहले वोल्टेज के बारे में पढ़ चुका है कि नॉर्मल जो इंडिया के अंदर घरों के अंदर जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो 220 वोल्टेज की सप्लाई होती है। लेकिन क्या एक्स-रे ट्यूब में जो अपन वोल्टेज अप्लाई करेंगे या जो नॉर्मल करंट जो अप्लाई करेंगे क्या वो सभी इक्विपमेंट्स के लिए समान रहेगा? क्या सभी जो उसके अंदर फिलामेंट्स है या इलेक्ट्रॉन्स से जब फिलामेंट्स रिलीज होंगे तो उनको एक्सीलरेट करवाने के लिए क्या वो भी इक्वल रहेगा? नहीं। यहां पर फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए हमें लो वोल्टेज की आवश्यकता होगी, क्योंकि अपन कंस्ट्रक्शन में देखे हैं कि जो एक प्रकार से एक्स-रे ट्यूब के अंदर जो अपन ने जो फिलामेंट यूज लिया है उसका डायमीटर काफी कम है, काफी एक फाइन, बिल्कुल फाइन सा वायर है। यदि उसको ज्यादा हीट किया जाएगा, ज्यादा वोल्टेज दिया जाएगा तो उसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं। हमें एक्स-रे ट्यूब के अंदर जो फिलामेंट सिचुएटेड है उस फिलामेंट को इतना ही सफिशिएंट वोल्टेज या इतना ही सफिशिएंट करंट देना है ताकि वहां से करंट का क्या, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो सके, इमिशन हो सके। अब इलेक्ट्रॉन तो इमिट हो गए, क्या उस लो वोल्टेज या लो करंट या जो लो हमने पावर सप्लाई की है वो लो पावर सप्लाई सफिशिएंट होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट तक स्ट्राइक कराने के लिए? नहीं। अब उन इमिट हुए इलेक्ट्रॉन से उनको टारगेट तक एक्सीलरेट करवाने के लिए हमें आवश्यकता होगी हाई करंट की या हाई वोल्टेज की, हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो वो किस प्रकार से हम एक ही सर्किट के द्वारा, जो एक्स-रे ट्यूब से कनेक्ट रहेगा वायर वो एक ही सर्किट रहेगा, तो किस प्रकार से एक ही सर्किट के माध्यम से एक्स-रे ट्यूब के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से वोल्टेज जाता है। कैथोड साइड फिलामेंट जहां स्थित है वहां पर किस प्रकार से कम वोल्टेज जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करवाने के लिए किस प्रकार से अधिक इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अपन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे एक्स-रे ट्यूब के अंदर। अब वो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, वो होता है हमारे ट्रांसफॉर्मर द्वारा। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, उसके द्वारा क्या होता है, वोल्टेज का एक्स-रे ट्यूब के अंदर अलग अलग जगह या अलग अलग टाइम पर रिक्वायर्ड वोल्टेज की क्या हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है। तो उस रिक्वायर्ड वोल्टेज की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मर की जरूरत है, और वो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर एक्स-रे ट्यूब में किस प्रकार से लगे होते हैं, किस प्रकार से उनका फंक्शन होता है और कहां पर क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं पहले ट्रांसफॉर्मर के बारे में। देखिए ट्रांसफॉर्मर, हाँ ये वही ट्रांसफॉर्मर है जो आप नॉर्मली किसी भी गली मोहल्ले में कहीं पर भी कॉलोनी के अंदर जो सिचुएटेड होता है एक ट्रांसफॉर्मर, वो देख सकते हो। ठीक है, वही ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है। अब इसका मेजर रोल
हमारे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर या जो एक्सरे ट्यूब अपन काम में ले रहे हैं उसके अंदर किस प्रकार से है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, द ट्रांसफॉर्मर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यही भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन कोइल टू अनदर कोइल। अब जब अपन इसकी कंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे, जब इसकी बनावट पढ़ेंगे, जब इसके अंदर अपन देखेंगे कि एक कोइल से दूसरी कोइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस प्रकार से कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार से एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जहां एक कोइल से दूसरी कोइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। कोइल किस प्रकार से होती है, कोइल के बारे में बताया था। देखिए, इस प्रकार की कोइल रहेगी, इस प्रकार से, ये एक कोइल और ये इस साइड दूसरी कोइल। ठीक है, तो इस एक कोइल से इस कोइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस प्रकार से ट्रांसफर होगी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इट इज यूज्ड कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। इस वाइस वर्सा का मतलब जो लाइन पहले हमने बोली है उसका जस्ट अपोजिट। अब वो कैसे, देखिए, इट इज यूज्ड कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब जो घरों के अंदर वोल्टेज जो सप्लाई होता है, हमने प्रीवियस क्लासों के अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और जो डायरेक्ट करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट, इनके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो उनके बारे में आप प्रीवियस क्लास की वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हो। देखिए, यहां पर बोल रहे हैं कि इट इज यूज्ड कन्वर्ट अल्टरनेटिंग, यानी कि लो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है उस लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और जो आपका हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है उसको लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दोनों ही केसेस के अंदर अपन ट्रांसफॉर्मर का यूज कर सकते हैं। या ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है, ये कार्य होता है कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, या हाई वोल्टेज जो आपको मिल रहा है या हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो आपको मिल रहा है उसको अपन किसके अंदर कन्वर्ट कर सकें, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, अब एक्सरे मशीन के अंदर अपन बात करेंगे कि एक्सरे मशीन में ट्रांसफॉर्मर का यूज कहां हो रहा है। अब ट्रांसफॉर्मर का यूज एक्सरे ट्यूब में कहां हो रहा है, ये देखिए, एक्सरे मशीन यूटिलाइज बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद इन देयर सर्किटरी। अब देखिए, जो एक्सरे आपका जो बेसिक ट्रांसफॉर्मर होंगे वो अपन ट्रांसफॉर्मर के बारे में या उनके टाइप्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपके जो टाइप्स होते हैं वो स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड आइसोलेशन, या ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जो आपके टाइप्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर के, उनके बारे में पढ़ेंगे। जहां पर देखिए, एक्सरे मशीन यूटिलाइज बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो एक्सरे मशीन होती है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ही ट्रांसफॉर्मर या दोनों ही सर्किटरी से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। जहां पर ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम द मेन पावर सप्लाई। जो मेन पावर सप्लाई से उनको वोल्टेज मिल रहा है 220 वोल्टेज। हाउस होल्ड, जहां पर घर जो होते हैं, कारखाने जो होते हैं, ठीक है, जहां पर ऑफिस वगैरह जो होते हैं, वहां पर 220 वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। तो जो मेन सप्लाई आ रही है आपकी, मेन पावर सप्लाई, उससे इंक्रीज करता है ये किसको, वोल्टेज को। देखिए, ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज द वोल्टेज। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या कार्य करेगा, इंक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा फ्रॉम द मेन पावर सप्लाई। मेन जो पावर सप्लाई है उससे क्या करेगा, ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। द हाई वोल्टेज नीड टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन इन द एक्सरे ट्यूब, जिससे क्या हो सके, इससे आपको क्या होगा फायदा, या एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या मेन एडवांटेज है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का, मेन एडवांटेज होगा टू हाई वोल्टेज नीडेड टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन इन द एक्सरे ट्यूब। हाई वोल्टेज की आवश्यकता कहां होगी, हाई वोल्टेज की आवश्यकता होगी प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करवाने के लिए। ठीक है, जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं उन प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन्स को आगे की साइड अपन जब टारगेट पर स्ट्राइक करवाएंगे, तो टारगेट पर स्ट्राइक करवाने के लिए जो वोल्टेज की आवश्यकता होगी, वो वोल्टेज की आवश्यकता किसके द्वारा पूर्ति की जाएगी, वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के द्वारा पूर्ति की जाएगी। कन्वर्सली ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और वहीं पर जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो क्या करता है,
रिड्यूस वोल्टेज टू द मेन पावर द फिलामेंट। देखिए ये क्या कर देगा, जो मेन पावर आ रहा है उस मेन पावर से वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करने के बाद में कहां पर ये करेगा, एक प्रकार से अप्लाई वो करेगा आपके फिलामेंट पर, वो अप्लाई करेगा फिलामेंट पर, ठीक है। ऑफ द एक्स-रे ट्यूब, एक्स-रे ट्यूब के फिलामेंट पर क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा, विच हीट अप एंड इमिट्स इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करता है, उस फिलामेंट को हीट अप करवाकर और उन इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाता है। देखिए एक होती है कैथोड साइड जहां पर आपको फिलामेंट देखने को मिलेगा, और एक होता है आपका एनोड जहां पर आपको टारगेट देखने को मिलेगा। एक्स-रे ट्यूब के कंस्ट्रक्शन में हमने बात कर ली है। यहां पर फिलामेंट्स एक फाइन वायर होता है, काफी फाइन वायर होता है, इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है कि काफी फाइन वायर होगा, बहुत ही पतला वायर, इस प्रकार से काफी पतला वायर है। अब ये काफी पतला वायर क्या कार्य करेगा, इस काफी पतले वायर का कार्य है एक प्रकार से, काफी पतला वायर होने की वजह से क्या होगा, ये इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यदि अपन इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे या ज्यादा पावर इसके ऊपर अप्लाई करें, ज्यादा पावर अप्लाई करने की वजह से ये टूट सकता है। अपने को एक लिमिटेड पावर चाहिए, लिमिटेड पावर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होने लगेगा। अब देखिए जैसे ही हमने लो वोल्टेज अप्लाई किया, लो वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो ये पतला जो वायर है इसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहां पर कार्य कौन से करेगा, यहां पर कार्य करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। रिड्यूस वोल्टेज टू द पावर ऑफ द फिलामेंट, जो कि फिलामेंट के पावर को रिड्यूस करेगा, ऑफ द एक्स-रे ट्यूब को, विच हीट अप एंड इमिट्स इलेक्ट्रॉन, जो क्या करेगा, आपके फिलामेंट को हीट अप करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाएगा। अब ये इमिट हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इमिट हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करवाने के लिए, टारगेट तक एक्सीलरेट करवाने के लिए, टारगेट पर स्ट्राइक करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, यहां पर आवश्यकता होगी ट्यूब करंट की, जो कि क्या होता है, हाई, ठीक है। ट्यूब करंट की आवश्यकता होगी। अब ये ट्यूब करंट क्या करेगा, ये ट्यूब करंट आपके प्राप्त होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम मेन पावर सप्लाई, जो मेन पावर सप्लाई से क्या करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, एंड हाई वोल्टेज नीडेड टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन इन द एक्स-रे ट्यूब, जो कि किसके लिए आवश्यकता होते हैं, या किसकी आवश्यकता होती है वहां पर, इन इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट की साइड स्ट्राइक करवाने के लिए उस पावर की अपने को आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं सीधा सीधा कि फिलामेंट तो आपका जुड़ा रहेगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से, और जो आपका इन इलेक्ट्रॉन्स को पावर सप्लाई देते हैं, या इन इलेक्ट्रॉन्स को जो अपन ट्यूब करंट अप्लाई करवाते हैं, वो किससे जुड़ा रहेगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है। ये समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल। अब अपन बात करेंगे, ये तो था एक्स-रे ट्यूब में मैंने समझाया कि कहां पर कौन सा कार्य करेगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल के बारे में, कि किस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है और किस प्रकार से ये एक कॉइल से दूसरी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करता है। देखिए प्रिंसिपल, द ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर आपका ट्रांसफॉर्मर कार्य करेगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। प्रिंसिपल के बारे में आप लिखोगे, प्रिंसिपल क्या होगा इसका, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, व्हेन टू कॉइल्स आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब दो कॉइल्स को, ठीक है, कॉइल्स किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये पहली कॉइल हो गई और ये दूसरी कॉइल हो गई, जब दो कॉइल्स को बहुत ही क्लोज रखा जाए टू ईच अदर, एक दूसरे से, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन वन कॉइल विल इंड्यूस एन ईएमएफ। यदि एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, यदि एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इन वन कॉइल विल इंड्यूस एन ईएमएफ, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो आपके प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव
मोटिव फोर्स। ठीक है, यदि इस कॉइल के अंदर देखिए ये कॉइल्स प्लेस्ड होती है ट्रांसफॉर्मर या एक मैग्नेटिक कोर के ऊपर। ठीक है, अब जब ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक मैग्नेटिक कोर के पास में, काफी पास में क्या रखी हुई है यहाँ पर, यदि यहाँ पर रखी हुई है आपकी एक मैग्नेटिक कोर के ऊपर दो कॉइल्स। अब यहाँ पर अपन अप्लाई कर रहे हैं एसी वोल्टेज, और एसी वोल्टेज का आपको पता है किस प्रकार से फ्लो करती है, वो फ्लो करती है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इस प्रकार से एक साइकिल के रूप में क्या करती है, वो फ्लो करती है। यानी कि एक बार पावर सप्लाई होगी, एक बार रुक जाएगी, फिर एक बार होगी, फिर रुक जाएगी। ठीक है, तो यानी कि एक वेव फॉर्म के अंदर वो क्या करेगी, क्या नाम से फ्लो करेगी। अब जब इस कोइल के ऊपर एसी पावर सप्लाई की जाएगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं होगा? होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वोल्टेज ही चेंज हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक जो फ्लो बनना चाहिए वो फ्लो न बनते हुए यहाँ पर एक प्रकार से जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, या एक प्रकार से अपन देख सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक या कोई भी जो यहाँ पर आपके एक आयरन कोर रखी हुई है, इस आयरन कोर के ऊपर या कोर के ऊपर अपन ने जो क्या नाम से वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, इस वाइंडिंग या कोइल जो अपन ने इसके ऊपर की हुई है, जब इसको पावर सप्लाई दी जाएगी तो पावर सप्लाई देने के ऊपर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है आपका एक ईएमएफ। ठीक है, पावर सप्लाई देने पर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इसके चारों तरफ ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार से चुंबक की तरह बिहेवियर करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आने के कारण इस कोइल के अंदर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अदर कोइल, दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और दूसरी कोइल में भी क्या हो जाएगा, आपके क्या नाम से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है तो इलेक्ट्रिसिटी दी जाने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर यहाँ चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस साइड भी चेंज होगा तो इस साइड चेंज होने की वजह से यहाँ पर स्थित कोर के अंदर, यहाँ पर स्थित वाइंडिंग्स के अंदर, या यहाँ पर स्थित कोई भी जो अपन ने वायर रखा हुआ है, इस वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण यहाँ पर प्रोड्यूस होगा आपका वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूस क्या होगा, वोल्टेज होगा। अब देखिए, दोबारा देखिए एक बार, When two coils are placed very close to each other, जब दो कोई कोइल्स एक दूसरे के पास रखी जाती है, the magnetic flux change in one coil, जब तो वहां पर क्या होगा, एक कोइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, will induce an EMF, वो क्या करेगा, एक EMF चेंज करेगा या EMF इंड्यूस करेगा। EMF इंड्यूस करने की वजह से इन अदर कोइल दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, एक म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The transformer basically consists of two coils. ट्रांसफॉर्मर अगर अपन बात करें बेसिकली तो वो दो कोइल्स के द्वारा बना होता है, नेमली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल के नाम से भी जान सकते हैं। द कोइल्स आर बाउंड ऑन ए आयरन कोइल, और ये दोनों जो कोइल्स होती है वो किसके ऊपर होती है, ये दोनों कोइल्स आपको एक आयरन की कोर के ऊपर बाउंडेड मिलेगी। ये आयरन की कोर है, इस आयरन की कोर के ऊपर देखिए इस प्रकार से काफी सारी कोरें होती है। इन काफी सारे कोर के ऊपर एक साइड तो आपको मिलेगा क्या, एक वाइंडिंग, और दूसरी तरफ दूसरी वाइंडिंग मिलेगी। ठीक है, जो एक साइड की दी है उसको अपन ने क्या बोल दिया, प्राइमरी। ठीक है, और इस साइड की क्या बोल दिया, सेकेंडरी। ठीक है, ये प्राइमरी हो गई और वो सेकेंडरी हो गई, दो कोइल हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब एसी पावर अपन सप्लाई करते हैं प्राइमरी कोइल के ऊपर, तो एक यहाँ पर एसी पावर सप्लाई करने की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होता है, क्योंकि एसी जो है वो भी चेंज होती आ रही है बार बार। ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, जो चुंबक प्रोड्यूस होने वाली है वो चुंबक अपने मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करेगी, बार बार चेंज करेगी। बार बार चेंज करने की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस होता है आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक प्रकार से फोर्स लगता है, कि जो यहाँ पर आपकी एक प्रकार से कोइल जो जुड़ी हुई है, इस कोइल के अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। यही कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। जब दो कोइल्स को
पास पास में रखा जाए और एक कॉइल के ऊपर जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण उस कोर के अंदर या जो दूसरी स्थित आपकी एक प्रकार से कॉइल है उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से उस कॉइल के अंदर वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। यही म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज which is to be transferred is applied in the primary coil as input। देखिए अब जो आपकी जो कोइल्स है ये कोइल्स रखी हुई है प्राइमरी और सेकेंडरी, अपन इसका नाम दे दिया है। तो प्राइमरी कोइल के अंदर क्या होगा, प्राइमरी कोइल के अंदर एसी पावर या जो शुरुआत के अंदर अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होगा वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, इज अप्लाइड इन द प्राइमरी कोइल एज इनपुट, और ये आपका इनपुट का रूप में कार्य करेगा। यानी कि जो मेन आपका ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन देखिए इस प्रकार से होती है। ये ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये प्राइमरी कोइल हो गई और ये हो गया आपकी सेकेंडरी कोइल। यहां से तो इनपुट दिया जाएगा एसी का इनपुट और यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा यानी कि आउटपुट। अब ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है, एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। यदि अगर अपन हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो वोल्टेज अपने को क्या मिले, कम। यदि अगर अपन लो वोल्टेज दे रहे हैं तो वोल्टेज अपने को क्या मिले, ज्यादा। ये चेंज करना है ट्रांसफॉर्मर का कार्य। ठीक है, अब चेंज किस प्रकार से करता है, इन कोइल्स के माध्यम से करेगा। अब कोइल्स के माध्यम से किस प्रकार से करेगा, इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, एक कोर के माध्यम से कनेक्ट है। अब इस कोर का कार्य किस प्रकार से चेंजेस करना होगा इसके बारे में देखेंगे। दिस प्रोड्यूस ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द आयरन कोर। देखिए जैसे ही इनपुट अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्राइमरी कोइल के द्वारा, तो प्राइमरी कोइल के द्वारा इनपुट अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजिंग आता है। ठीक है, किसके अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजिंग आता है, जो आयरन कोर आपकी रखी हुई है इसके अंदर, which produce an alternating EMF in the secondary coil। जो क्या करेगा, अब जैसे ही इस कोर के अंदर जो आयरन कोर रखी हुई है, इस आयरन कोर के अंदर जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजेस आएगा, चेंजिंग आने की वजह से, अब ये कोर तो पूरी है, जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे एक प्लेट होती है तो प्लेट तो पूरी चारों तरफ से पैक, पूरी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, बस उसके अंदर आपने क्या कर दिया, तार लगा दिया है। अब उन तार की वजह से क्या हो गया, उस पूरी प्लेट के अंदर भी जनरेट हो गया अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग जो करंट उसके अंदर चेंज हुआ है, वो दूसरी स्थित जो कोयल है, दूसरी स्थित जो कोयल है, जैसे यहाँ पर दूसरी कोयल रखी हुई है, तो इस कोयल के अंदर भी क्या कर देगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट कर देगा। अब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो यहाँ पर इन कोयल के टर्न्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस प्रोड्यूस ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द आयरन कोर। जो क्या करेगा, आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, विच प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग EMF इन द सेकेंडरी कोइल। जो क्या करता है, प्रोड्यूस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको लिख लो आप, इलेक्ट्रो, नाम से पता चलेगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मोटिव मतलब मोशन, और फोर्स मतलब फोर्स अप्लाई करने पर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक प्रकार से फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से वो मोशन करेंगे, जिससे आपकी जो सेकेंडरी कोइल है उसके अंदर भी रिजल्ट के अंदर आपको अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होकर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द इंड्यूस्ड EMF इज इन द प्राइमरी या इन द कोइल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल। अब देखिए यहाँ पर जो मेन रोल है, वो मेन रोल ट्रांसफॉर्मर के अंदर रखी हुई कोइल्स का ही है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब एक आयरन की कोर के ऊपर, ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है। ठीक है, ये क्या है, आपके ट्रांसफॉर्मर का सिंबल। ठीक है, जब ट्रांसफॉर्मर का सिंबल बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये प्राइमरी कोइल है जहां पर वोल्टेज अपन ने अप्लाई किया हुआ है, और ये सेकेंडरी कोइल है जहां पर आपको रिजल्ट में वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये सेकेंडरी हो गई और ये प्राइमरी हो गई।
अब इन पर किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो अब ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल, कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स पर, कि कितने टर्न्स के अंदर आपने कोयल के अंदर टर्न्स दिए हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए डायग्राम से समझते हैं। ये होता है ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से, ये आयरन कोर है, ठीक है। इस आयरन कोर के ऊपर हमने यूज लिया है, ये हो गई आपकी प्राइमरी कोयल, जहां पर अपन ने इनपुट के रूप में एसी वोल्टेज अप्लाई करवाया है। ये दूसरी है आपकी सेकेंडरी कोयल, जहां पर आपको रिजल्ट में आउटपुट के रूप में एसी वोल्टेज वापस मिलेगा। अब देखिए यहां पर मेन रोल किसका है, वो मेन रोल है यहां पर स्थित टर्न्स ऑफ कोयल का, ठीक है, कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल, इसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, आपका ईएमएफ डिपेंड करेगा। जितने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड रहेंगे, ईएमएफ उस हिसाब से क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। ईएमएफ उस हिसाब से क्या होगा, जनरेट होगा। जैसा कि उदाहरण के लिए अपन मानते हैं कि उदाहरण के लिए हमने यहां पर अप्लाई किया है 100 वोल्टेज, ठीक है। उदाहरण के लिए मानिए एक ट्रांसफार्मर के अंदर शुरुआत में हमने 100 वोल्टेज अप्लाई किया इनपुट के रूप में एसी वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास 5, ठीक है। इस कोयल के टर्न्स कितने हैं, 5। तो 5 टर्न्स की वजह से ये जो संपूर्ण वोल्टेज होगा, वो संपूर्ण वोल्टेज या ईएमएफ जो होगा, संपूर्ण वोल्टेज ही लेते हैं, ये संपूर्ण वोल्टेज इस कोयल के अंदर इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब किस प्रकार से, जो 100 वोल्टेज है वो 100 वोल्टेज इस कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स पर क्या हो जाएगा, इस नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर वितरित हो जाएगा। जैसे 5 टर्न्स है और 5 टर्न्स की वजह से प्रत्येक के ऊपर 20 वोल्टेज 20 वोल्टेज 20 वोल्टेज 20 एंड 20, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास 100। यहां पर प्रत्येक जो वाइंडिंग है उस प्रत्येक वाइंडिंग ने अलग अलग क्या ले लिया, समान समान क्या ले लिया, वोल्टेज ले लिया। अब समान समान वोल्टेज लेने की वजह से यहां पर जनरेट होता है ईएमएफ, या यहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजेस आता है, चेंजेस की वजह से यहां पर ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ क्या करेगा, अब देखिए ये आपकी है आयरन कोर, जो चारों तरफ लगी हुई है, जिसके ऊपर वाइंडिंग्स है। ये आयरन कोर एक दूसरे से पूरी हुई इस प्रकार से जुड़ी हुई है, लेकिन कोइल्स डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। कोइल्स क्या है, सेपरेट सेपरेट है, इनके बीच में क्या है, गैप है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन है। अब गैप होने की वजह से डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। अगर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होते तो यहाँ पर जो 100 वोल्टेज है वो भी 100 वोल्टेज इसके अंदर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। एक वायर को यहाँ पर एक वायर के अंदर अपन 100 वोल्टेज दे रहे हैं और दूसरा इधर वायर रखा हुआ है, ठीक है। अभी तक अपन ने इसको कनेक्ट नहीं किया। अगर अपन इसको डायरेक्टली ही कनेक्ट कर देंगे एक वायर को दूसरे वायर से, तो यहाँ पर जितना 100 वोल्टेज यहाँ है 100 वोल्टेज भी अपने को यही तो मिलेगा। अगर अपन को चेंज करना है तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा। अब ये ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार से, देखिए अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या कार्य करेगा, जैसे जो घरों के अंदर बिजली आती है वो आती है 220 वोल्टेज की, ठीक है। लेकिन क्या जो काफी दूरों से जहां पर पावर जो हाउसेस होते हैं, पावर हाउस में भी क्या 220 वोल्टेज की लाइट आती है, नहीं 220 की नहीं आती। वहां पर मान लीजिए जैसे 1000 वोल्टेज की अगर पावर सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो 1000 वोल्टेज की पावर को सप्लाई डायरेक्ट घरों में 1000 वोल्टेज की पावर थोड़ी सप्लाई कर देंगे, नहीं, उसको पहले घर मोहल्ले
ठीक है, यहाँ पर लगे हुए ट्रांसफॉर्मर के ऊपर क्या की जाती है, उसको सप्लाई दी जाती है। सप्लाई देने की वजह से वो ट्रांसफॉर्मर इस वोल्टेज को, जो 1000 वोल्टेज है, इस 1000 वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वितरित कर देगा, बदल देगा किसके अंदर, 220 वोल्टेज के अंदर। फिर वो 220 वोल्टेज आपके घरों के अंदर सप्लाई होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर अपन पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या हुआ है, जो 100 वोल्टेज अपन ने अप्लाई किया है वो प्रत्येक टर्न्स के ऊपर क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से यहां पर जो ईएमएफ जनरेट होता है वो ईएमएफ सेम ईएमएफ क्या करेगा, सेम ईएमएफ आपके सेकेंडरी कॉइल पर अप्लाई होगा और वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या करेगा, प्रत्येक नंबर ऑफ टर्न्स पर उतना ही वोल्टेज वापस अप्लाई करवा देगा। जैसे पहली इसके ऊपर 20, दूसरे टर्न पर 20 और थर्ड पर भी 20। अगर अपन इस साइड अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने की वजह से उतने ही क्या होगी, यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होगा। जितना यहाँ पर टर्न्स थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 टर्न थे, 5 घुमाव थे, तो प्रत्येक के ऊपर 20 वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। और इस साइड जिसे हमने लिए 3 टर्न्स, तो 3 टर्न्स पर भी क्या होगा, सेम 20 वोल्टेज अप्लाई होगा। अब 20 वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तो 3 ही टर्न्स हैं, तो 3 टर्न्स की वजह से हमें रिजल्ट के रूप में बाहर कितना वोल्टेज मिलेगा, 60 वोल्टेज। तो इस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मर जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है उस अप्लाइड वोल्टेज को लो वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर। देखिए द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है ये मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। डिस्क्राइब करने के बाद में रिजल्ट में हमने को 16 वोल्टेज मिल चुका है। यदि अगर अपने को रिक्वायर्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज की अगर अपने को नीड है या ज्यादा वोल्टेज अपने को प्रोड्यूस करवाना है, तब अपन क्या कर देंगे, सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितने हो गए, यहाँ पर इस साइड 5 थे और इस साइड 10 हो गए। तो 10 की वजह से क्या होगा, प्रत्येक के ऊपर 20, तो प्रत्येक के ऊपर 20 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 200 वोल्टेज। अप्लाई कितना किया, 100 वोल्टेज, रिजल्ट में कितना मिला, 200 वोल्टेज। तो इस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मर आपका कार्य करता है। यदि सेकेंडरी साइड अगर देखिए इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आने के बाद में अपन चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन। अब अपन पहले बात करेंगे, चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन, बनावट किस प्रकार से होती है, उसके अंदर प्रयुक्त होने वाले जो इक्विपमेंट्स है वो किस किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर की अपन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेमिनेटेड कोर, जो बीच में स्थित कोर थी जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से सेकेंडरी कोइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से सेकेंडरी कोइल के अंदर वोल्टेज अप्लाई हो रहा था, या जिसकी वजह से सेकेंडरी कोइल द्वारा आउटपुट के रूप में हमने को वोल्टेज मिल रहा था। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज ऑयल के बारे में चर्चा करेंगे। ऑयल, यहाँ पर ऑयल का मेन काम होगा आपके जो प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज है, या जब अपन अप्लाई करते हैं वोल्टेज, उस अप्लाई वोल्टेज की वजह से ट्रांसफॉर्मर के अंदर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट प्रोड्यूस होने वाली हीट को किस प्रकार से कूल डाउन किया जाता है, उसके अंदर जो अपन एक प्रकार से जो लिक्विड यूज में लेते हैं वो कौन सा होता है, उसके बारे में। थर्ड है आपका वाइंडिंग्स, जो अपन ने लेमिनेटेड कोर के ऊपर जो वाइंडिंग्स की है, जो आपके एक प्रकार से जो तार की अपन ने कोयल का जो यूज लिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं वाइंडिंग से स्टार्ट करते हैं। जो कोर है, कोर के ऊपर जो हमने कोयल की जो वाइंडिंग की है उसके बारे में चर्चा करते हैं। द ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली मेड विथ सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, क्या होता है आपका ट्रांसफॉर्मर सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग से स्टार्ट होता है, वेयर एज द सेकेंडरी विल हैव मोर देन वन वाइंडिंग। देखिए ट्रांसफॉर्मर का अपन जो इनपुट के रूप में यूज लेंगे, वो इनपुट के रूप में अपन जो वाइंडिंग यूज ले रहे हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग ओनली सिंगल हो सकती है। ठीक है, सिंगल किस प्रकार से, देखिए सिंगल का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो अपन ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं
इस ट्रांसफार्मर के यूज के अंदर जो इस लैमिनेटेड कोर के ऊपर अपन इनपुट के रूप में जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, इनपुट के रूप में, तो इनपुट देने के लिए जो वाइंडिंग होगी वो सिंगल ही होगी। इनपुट एसी अप्लाई करने के लिए, इस ट्रांसफार्मर को एसी अप्लाई करने के लिए जो प्राइमरी जो वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, सिंगल होगी, यानी कि एक ही वाइंडिंग होगी, एक ही पाथ होगा जिसके द्वारा आप ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हो, ठीक है, अप्लाई करवा सकते हो। लेकिन रिजल्ट के अंदर जो आपको मिलता है, ठीक है, रिजल्ट के अंदर जो आपको मिल रहा है वो क्या हो सकती है, वो ज्यादा हो सकती है। देखिए, whereas the secondary will have more than one winding, और सेकेंडरी साइड आपको क्या मिल सकता है, एक या एक से अधिक वाइंडिंग मिल सकती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा इसके बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अपन लेते हैं द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर यूज्ड इन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। जैसे प्राइमरी क्या होगा, इक्विपमेंट्स को यूज करने के लिए होगा, मे बी डिजाइन फॉर 200 वोल्टेज इनपुट, जहां पर अपन ने क्या किया है, 200 वोल्टेज इनपुट करवाया, ठीक है। एग्जांपल के लिए क्या ले रहे हैं अपन कि प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर यूज्ड इन कंट्रोल इक्विपमेंट, वहां पर अपन इक्विपमेंट को यूज करने के लिए क्या ले रहे हैं, जैसे अपन ने प्राइमरी साइड 220 वोल्टेज अप्लाई कर दिया या 200 वोल्टेज अप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब 200 वोल्टेज अप्लाई करवाने के बाद में देखिए, द सेकेंडरी में बी डिजाइन विद 3 वाइंडिंग्स, और सेकेंडरी साइड अपन क्या कर रहे हैं, 3 वाइंडिंग रख रहे हैं, ठीक है, ऑफ आउटपुट, और वहां पर आउटपुट क्या होगा, सच एज 500 वोल्टेज लो करंट एंड 15 वोल्टेज करंट एंड 60 वोल्टेज हाई करंट। देखिए, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से बनी हुई है, जहां पर प्राइमरी वोल्टेज अपन ने कितना अप्लाई किया है, प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा 200 वोल्टेज अप्लाई करवाया है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी साइड से क्या निकल रही है, यहाँ पर 3 वाइंडिंग्स निकल रही है, पहली वाली, दूसरी और तीसरी, जहां पर आपको रिजल्ट के अंदर क्या क्या मिल रहा है, जहां पर ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वाइंडिंग्स के ऊपर, जहां पर डिपेंड ये वाइंडिंग्स के ऊपर रहा है, तो यहां पर आपको रिजल्ट में एक से मिल रहा है 500 वोल्टेज, एक से मिल रहा है आपको जैसे 50 वोल्टेज, और एक से मिल रहा है आपको क्या, 6 वोल्टेज। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट वाइंडिंग्स अपन सेकेंडरी साइड लगा सकते हैं, और सेकेंडरी साइड जैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉइल्स लगाई, डिफरेंट डिफरेंट वाइंडिंग्स जो अप्लाई की है, उनसे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज अपने को रिजल्ट में मिल सकता है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इनपुट के लिए तो अपन ओनली सिंगल वाइंडिंग ही क्या लेंगे, यूज करेंगे। ये थोड़ी है कि एक 220 वोल्टेज अप्लाई कर दिया और एक अपन 400 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एक 300 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं, ठीक है। एक ही वोल्टेज अपन सिंगल वाइंडिंग के द्वारा प्राइमरी साइड से अपन अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट के अंदर अपने को इस प्रकार से अलग अलग वाइंडिंग द्वारा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्राइमरी विल हैव ए वायर ऑफ मीडियम थिक, जो प्राइमरी साइड जो वायर होता है वो मीडियम थिक होता है, वेयर इज द सेकेंडरी हैव थिन एंड थिक वायर। लेकिन आपको सेकेंडरी साइड जो बाइंडिंग मिली है, तो सेकेंडरी साइड बाइंडिंग की आपको थिन और थिक साइड दोनों मिल सकती है। थिकर वायर ऑफर लेसर रेजिस्टेंस, जहां पर थिक वायर के अंदर क्या होगा, थिकर वायर ऑफर लेसर रेजिस्टेंस, जहां पर आपको थिकर वायर के अंदर लेस रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड फ्लो ऑफ हाई करंट, जहां पर हाई करंट फ्लो होगा इन द प्राइमरी, और प्राइमरी के अंदर हाई करंट वहां पर आपको मिल सकता है, ठीक है। प्राइमरी साइड अपन क्या करते हैं, थिक वायर की यूज लेते हैं, और थिक वायर का यूज लेने का मतलब क्या है, वहां पर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस कार्य करता है, रेजिस्टेंस क्या चीज होता है, ठीक है। अपन वायर को थिक लेंगे या थिक लेंगे, थिन लेंगे या थिक लेंगे, तो किस प्रकार से रेजिस्टेंस पर प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में प्रीवियस क्लासों में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, पर्पस है अगर अपन प्राइमरी साइड थिक वायर लेंगे तो उससे रेजिस्टेंस लो होगा, और साथ ही साथ ये हाई करंट को फ्लो करवाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर सेकेंडरी हैंडल ओनली लो करंट, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग द्वारा क्या होता है, ओनली लो करंट अपने को हैंडल करने को देखने को मिलता है। हेंस थिन वायर विथ रिलेटिवली हायर रेजिस्टेंस इज प्रीफर्ड टू सेव कॉस्ट एंड पावर लॉस। जो अपन ने सेकेंडरी साइड जो वायर यूज लिया है वो आपका थिक भी हो सकता है और थिन भी हो सकता है। थिन वायर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, थिन वायर विथ रिलेटिवली हायर रेजिस्टेंस,
जहां पर आपको हायर रेजिस्टेंस मिलेगा। हायर रेजिस्टेंस का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन की फ्लो को रिड्यूस करना। इट्स प्रीफर टू सेव कॉस्ट एंड पावर लॉस, जो कि क्या करेगा आपके, यदि अधिक मात्रा में करंट आएगा तो अधिक मात्रा में करंट को रिड्यूस करने की वजह से करंट लो होगा, जिससे हाउस होल्ड्स के अंदर क्या होगी, जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं उनसे बचा जा सकता है। साथ ही साथ पावर लॉस, वहां पर पावर लॉस होने के चांसेस भी हो जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। देखिए यहाँ पर दो प्रकार की वाइंडिंग अपन ने यूज ली है। वन इज कोल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको अपन P1 एंड P2 जिसके टर्न्स है, ठीक है, जिसके जो टर्न्स है उन टर्न्स को अपन P1 एंड P2 के रूप में ले सकते हैं। जैसे प्राइमरी साइड ये वाइंडिंग थी, ठीक है, तो उसका जो प्राइमरी रहेगी ये वाली, जिसके एंड है उनको डिनोट किया गया है P1 एंड P2 से। एंड सेकेंड इज कोल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी को अपन क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बोल सकते हैं। और साथ ही साथ इसके जो एंड्स होंगे उनको अपन बोलेंगे S1 एंड S2। NP एंड NS टू बी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और जो अपन NP और जो NS यूज लेते हैं उनका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल। ये अपन NP और NS से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, NP एंड NS। The AC input given to the primary winding and output taken from the secondary winding। जो AC का इनपुट अपन कहां से करते हैं, AC का इनपुट करते हैं अपन प्राइमरी वाइंडिंग से। AC इनपुट ये चीज मैं 2-3 बार बता चुका हूं। और जो रिजल्ट के अंदर आपको आउटपुट मिलेगा वो कहां से मिलेगा, वो मिलता है सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन अपन ने पढ़ी है या पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपका सबसे पहले जो वाइंडिंग वाला जो चैप्टर आएगा, वाइंडिंग के अंदर भी अपन सबसे पहले देखते हैं लेमिनेटेड कोर की बात करेंगे। ये होता है आपका लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर का मतलब सीधा सीधा ये नहीं होता कि यहां पर आपकी एक ही प्लेट है, नहीं, फाइन फाइन प्लेट्स होती है काफी सारी, जो देखिए इस प्रकार से एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक इस प्रकार से लगी रहती है, ठीक है। इस प्रकार से एक के पीछे एक वाइंडिंग्स क्या होती है, स्विचेटेड होती है, लगी हुई होती है। अब इन वाइंडिंग्स को, इन कोर्स को क्या करते हैं, एक साथ मिलाया जाता है। मिलाने के बाद, ठीक है, इन कोर्स को मिलाने के बाद इसके ऊपर वाइंडिंग्स की जाती है। दूसरी चीज क्या हो गई यहाँ पर, वाइंडिंग्स। ये प्राइमरी है ना, तो इस प्रकार से क्या मिलेगी आपको, इस पे वाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। लेमिनेटेड कोर के ऊपर वाइंडिंग देखने को मिलेगी। ये हो गया आपका VP, यानी कि प्राइमरी साइड जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो है NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल। दूसरी साइड हो गया आपका ये वाला कोइल। इस लेमिनेटेड कोर के ऊपर इस प्रकार से क्या किया गया है, इस लेमिनेटेड कोर के ऊपर इस प्रकार से बाइंडिंग की गई है। NP NS क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल, और VS क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ द सेकेंडरी कोइल। सेकेंडरी कोइल के द्वारा जो आउटपुट अप्लाई किया है वो हो जाएगा। अब जो यहाँ पर वोल्टेज जब अपन अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इन लेमिनेटेड कोर के अंदर ट्रांसफार्मर की जो कोर है, इन ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर इस प्रकार से वोल्टेज क्या करता है, फ्लो करता है। करंट इस प्रकार से क्या करता है, फ्लो करता है। जो EMF यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो इस प्रकार से फ्लो करता है। अगर प्रोड्यूस यहाँ पर हो रहा है तो वो संपूर्ण इस कोर के अंदर क्या करवाएगा, फ्लो करवाएगा। संपूर्ण इस कोर के अंदर फ्लो करवाने की वजह से जो सेकेंडरी साइड आपकी कोइल्स रखी हुई है, इन सेकेंडरी कोइल्स के अंदर EMF जनरेट होता है, और वो EMF क्या करेगा, प्रत्येक नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर वोल्टेज अप्लाई करवाएगा। और वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से आपको रिजल्ट के अंदर AC इनपुट या AC आउटपुट मिलता है। ये AC जो आउटपुट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर, ठीक है। और ये होता है आपका एक प्रकार से ट्रांसफार्मर का सिंबल, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिंबल कौन सा हो गया, ये वाला। ये बनाना आवश्यक है जब भी आप ट्रांसफार्मर की जब कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखो, ट्रांसफार्मर के बारे में जब भी लिखो, तो ये सिंबल आप जरूर बना। जहां पर ये प्राइमरी कोइल रहेगी, ये सेकेंडरी कोइल रहेगी, और बीच में आपका मैग्नेटिक कोर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स होते हैं वो नंबर गेनिंग पॉइंट्स होते हैं। आप इन पर जरूर से जरूर फोकस रखिएगा, जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायग्राम आप बना सकते हो इस प्रकार से। नेक्स्ट चलते हैं अपन कोर के बारे में। वाइंडिंग के बारे में पढ़ लिया। वाइंडिंग, प्राइमरी साइड जो वाइंडिंग रहेगी वो सिंगल रहेगी, और सेकेंडरी साइड जो वाइंडिंग होती है वो क्या हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। कोर के बारे में पढ़ेंगे।
कोर, ये वही कोर है जो आपके बीच में वो लगा हुआ है, देखिए। ए ट्रांसफॉर्मर कोर इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइडिंग ए लो रिजल्टेंट या रिकल्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स टू फ्लो बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। देखिए, जो आपका एक प्रकार से कोर जो होता है, वो कोर क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा ए लो रिकंस्टेंस, ठीक है। लो रिकंस्टेंस का मतलब यहां पर होगा, यहां पर जो प्राइमरी वोल्टेज है या प्राइमरी जो वाइंडिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा जो एक प्रकार से आपका ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है, उस ईएमएफ को बिल्कुल ही सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जनरेट करवाने का कार्य कोर का कार्य होता है, ठीक है, बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, जो क्या करेगा, पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एक पाथ होता है फ्लो बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करवाएगा, घुमाएगा या ट्रांसफर करवाने का कार्य करेगा। इट इज टिपिकली मेड अप ऑफ लैमिनेटेड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो किसका बना होता है, वो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना रहेगा, किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, सच एज सिलिकॉन स्टील, ठीक है, किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, टू मिनिमाइज एनर्जी लॉसेस, जो क्या करता है, सबसे कम एनर्जी को लॉस होने देता है। कोर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में स्थित होती है, जो सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को फ्लो करवाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लेमिनेटेड कोर है वो आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की देखने को मिलेगी, और ये किसकी बनी होती है, इस सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। नेक्स्ट चलते हैं, द कोर्स प्राइमरी फंक्शन इज टू facilitate to the transformer its electrical energy by inducing a voltage in the secondary winding when current flow in the primary winding। जहां पर क्या होता है, प्राइमरी कोर के अंदर फंक्शन टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कोर के अंदर क्या करेगा, जब प्राइमरी जो आपका इसका फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना बाय इंड्यूसिंग ए वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हुए वोल्टेज को इंड्यूस कराने का कार्य कोर का है। व्हेन ए करंट फ्लो इन द प्राइमरी वाइंडिंग, जब एक प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा। पर्पस क्या क्या होते हैं इसके, देखिए, पर्पस है मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ है, एनर्जी ट्रांसफर करने का इसका कार्य है, साथ ही साथ वोल्टेज ट्रांसमिशन का भी इसका कार्य होता है। यहाँ पर 3 प्रकार की कोरें आपको देखने को मिल सकती है, कोर टाइप, शेल टाइप एंड क्रॉस टाइप, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोर टाइप की। कोर टाइप क्या होगा, इन ए कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी वाइंडिंग इज ऑन वन लेग एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑन अदर लेग, ठीक है। देखिए, जो आपका कोर टाइप होगा, उस कोर टाइप के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग किसके ऊपर, लेग के ऊपर स्थित रहेगी। दिस इज इजीली असेंबल्ड एंड हैज ए गुड कूलिंग सरफेस, इसमें क्या होता है, ये इजीली बनाई जा सकती है और ये एक प्रकार से कूलिंग भी इजीली हो जाती है। अल्टरनेटिवली बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर मेड एज 2 हाफ्स, ठीक है। प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो अलग अलग इसके हिस्सों के ऊपर, अलग अलग अर्ध हिस्सों के ऊपर क्या होगी, स्थित होगी। द सेकेंडरी वाइंडिंग इज बाउंड ओवर द प्राइमरी वाइंडिंग ऑन ईच लेग, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, वो अगर अपन यहाँ पर कोर टाइप के अंदर पूरा का पूरा अगर एक ही इसका अगर लेग होगा तो एक लेग के ऊपर ही क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर ही सेकेंडरी वाइंडिंग स्थित होगी। दिस इज द मोस्ट प्रीफर्ड ट्रांसफॉर्मर क्रॉस कोर टाइप यूज्ड इन एक्सरे जनरेटर, जहां पर कोर टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसका यूज एक्सरे ट्यूब के अंदर मेनली किया जाता है। देखिए किस प्रकार से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, देखते हैं। ये देखिए, लेमिनेटेड कोर आपको देखने को मिल रही है। इस लेमिनेटेड कोर के ऊपर एक लेग के ऊपर प्राइमरी कोइल है तथा सेकेंडरी जो कोइल होगी वो अदर लेग पर होगी। ये पूरा आपका लेमिनेटेड कोर देखने को मिल रहा है, इसकी कोर है, ठीक है। इसका एक जो लेग है, इस एक लेग के ऊपर प्राइमरी कोइल है और दूसरे लेग के ऊपर सेकेंडरी कोइल है। इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मर की कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर हो गया। सेकेंड आते हैं अपन शेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर पर।
In a shell type transformer, the primary and secondary are wound around the central limb and the magnetic circuit is shorter. ठीक है, अब देखिए शेल टाइप में क्या होता है, इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर बाउंड अराउंड द सेंट्रल लिम्ब, एक सेंट्रल के अंदर एक लिम्ब होता है, उस सेंट्रल लिम्ब के ऊपर क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, लेमिनेटेड होगी, एंड द मैग्नेटिक करंट इज शॉर्टर, और यहाँ पर मैग्नेटिक करंट भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्टर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पाथ देखने को नहीं मिलेगा, अभी डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। शेल टाइप इज द मोस्ट efficient design in terms of energy conversion and efficiency 98%। जो शेल टाइप का होता है, इस शेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर जो एनर्जी का ट्रांसमिशन करता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता। लॉस नहीं होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन बिल्कुल इजी होता है, एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है उसके अंदर किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, और इसकी एफिशिएंसी 98% मानी गई है। ठीक है, 98% इसकी एफिशिएंसी होती है। Hence it is used most commonly। कॉमनली जनरेटर जो होता है ट्रांसफॉर्मर, वहां पर आपको मोस्टली शेल टाइप का देखने को मिल सकता है, लेकिन जो कोर टाइप है, वो कोर टाइप आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको एक्सेलरेट जो जनरेटर है, वो एक्सेल जनरेटर के अंदर आपको ये कोर टाइप का क्या है ट्रांसफॉर्मर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से जो कोर होगी या जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी होगी, वो एक बीच के अंदर जो सेंटर लेग है, इस सेंटर लेग के ऊपर ही आपको सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वाइंडिंग्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बीच में एक लेग है, इस बीच में लेग जो स्थित है, इसके ऊपर ही प्राइमरी की भी वाइंडिंग होगी और इसी के ऊपर क्या होगी, सेकेंडरी होगी। जो यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं करेगा, और यहाँ पर होने वाले जो एक प्रकार से लॉस है, इलेक्ट्रिकल जो लॉस है, उससे भी बचा जाएगा, इलेक्ट्रिकल लॉस से बचा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर प्रोड्यूस होकर और यहीं पर सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है, तो जनरली मोस्टली इसी का यूज होता है। देखिए ये साइड लिम्ब आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों तरफ, बीच में जो आपका एक लेग है ट्रांसफॉर्मर का, इस एक ही लेग के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से आपको आउटपुट बाहर मिलेगा। थर्ड देखिए, क्रॉस और एच टाइप। द क्रॉस और एच टाइप कोर इज कॉल्ड मॉडिफाइड सेल टाइप। ठीक है, इसको अपन मॉडिफाइड सेल टाइप भी अपन इसको बोल सकते हैं, सिंस इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल कोर्स सेट एट राइट एंगल टू ईच अदर। देखिए इसमें दो आपको शेल देखने को मिल सकती है, या दो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इन दिस द कोइल्स आर सराउंडेड बाय 4 लेग्स, और यहाँ पर कोइल क्या होगी, जो कोइल होती है वो चारों तरफ से 4 लेग्स के द्वारा सराउंडेड होती है। द वाइंडिंग्स आर लोकेटेड ओवर द सेंटर कोर, और जो सेंटर के अंदर जो कोर बनी हुई है, देखिए बीच में आपको कोर देखने को मिलेगी, उस कोर के चारों तरफ उसके 4 लेग्स देखने को मिलेंगे, और उस जो सेंटर के अंदर आपकी एक प्रकार से जो कोर है, उस कोर के चारों तरफ क्या होगी, वाइंडिंग्स लोकेटेड होगी, विच इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द आउटसाइड लेग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कोर इज कूल्ड इजीली, और इस टाइप की कोर क्या होती है, इजीली ही कूल हो जाती है। Hence used in large power transformer, जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होंगे, उन बड़े ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको इस प्रकार की कोर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर यदि इसका एरिया बड़ा होगा, लार्ज होगा, इसके जो लेग्स हैं वो चारों तरफ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, और बीच में स्थित जो मेन, देखिए बीच में स्थित जो मेन लेग है, इस मेन लेग के ऊपर आपको इस कोर के ऊपर क्या मिल जाएगा, वाइंडिंग्स देखने को मिल जाएगी। अब इसका एरिया लार्ज होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक तो लार्ज एरिया होने की वजह से यहाँ पर लार्ज वोल्टेज का भी अपन यूज ले सकते हैं, और लार्ज वोल्टेज के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर कूल डाउन भी इजीली हो जाता है। कॉस्ट इज केप्ट मिनिमम। ठीक है, थर्ड पे आते हैं अपन ऑयल के बारे में। ठीक है, अब ऑयल का यूज अपन किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर के अंदर करते हैं, तो ऑयल का कार्य क्या होगा। हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर आर यूजुअली इनक्लोज्ड इन ए मेटल टैंक फिल्ड विथ ऑयल। कॉमनली जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, मोस्टली जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उन मोस्टली ट्रांसफॉर्मर की जो आउटर केस होगी, जो चारों तरफ से बंद रहेगा, वो केस आपको मेटल की देखने को मिलेगी, और उस मेटल केस के अंदर आपको कोर, ठीक है, और कोर के अंदर उसके जो 4 लेग्स, जितने भी लेग्स है, किस प्रकार से अपन ने यूज लिया है वो चीज, उसके साथ साथ कोइल्स
कोइल्स की वाइंडिंग, वो सारे के सारे कोर कोइल्स वाइंडिंग उस केस के अंदर, मेटल केस के अंदर क्या होती है, सिचुएटेड होती है, और साथ ही साथ वो किसके द्वारा फील्ड किया जाता है, वो फील्ड किया जाता है एक ऑयल के द्वारा। ठीक है, दिस ऑयल पेनिट्रेट्स इनटू द इनर स्पेस ऑफ द वाइंडिंग्स, जो कि वाइंडिंग्स के इनर स्पेस को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाएगा, एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस ऑफ द इंसुलेशन, जो वहां पर प्रतिरोध जो उत्पन्न हो रहा है उस प्रतिरोध को प्रभावित करेगा। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से प्रतिरोध का मतलब यहाँ पर ये है, जो उनके अंदर किसी प्रकार का रुकावट जो आ रही है इलेक्ट्रिकल फ्लो के अंदर, उस इलेक्ट्रिकल फ्लो को एक प्रकार से बाहर निकालने का कार्य करेगा, साथ ही साथ इफेक्टिवनेसली ऑफ द इंसुलेशन, और इंक्रीज करता है इंसुलेशन को, ताकि वहां पर किसी प्रकार का वोल्टेज एक दूसरे से टकराए नहीं। देखिए मेटल केस है, इस प्रकार से समझोगे आप, एक बार डायग्राम देख लीजिए, ये मेटल केस है, इस मेटल केस के अंदर आपको ये कोर और ये वाइंडिंग देखने को मिलती है इस प्रकार से। ठीक है, अपन यहां पर अप्लाई करते हैं एसी वोल्टेज। ठीक है, एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। यदि अगर ये कोर्स या ये एक प्रकार से जो वाइंडिंग्स है किसी प्रकार से गलती से अगर इस मेटल केस से टकराएगी, ये जो मेटल केस बना हुआ है, तो यहां पर वोल्टेज बाहर आएगा, और बाहर अगर किसी आदमी ने हाथ लगा दिया तो उसको भी शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। तो एक प्रकार से जो यहाँ पर बीच में जो यहाँ पर फील्ड किया जाएगा ऑयल, ये ऑयल का कार्य क्या है, इन जो टर्न्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोर है या कोइल्स जो है, इन कोइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स, और जो आपका मेटल केस है आउटर मेटल केस, इन दोनों के बीच में इंसुलेशन का कार्य करता है। इंसुलेशन प्रतिरोधक का कार्य करता है, ताकि ये वोल्टेज जहां तक ना आ पाए, शॉर्ट सर्किट ना लग पाए, प्राइमरी कार्य तो होगा। दूसरा, यहां पर प्रोड्यूस होने वाली हीट को रिड्यूस करने का कार्य भी किसका होगा, इस ऑयल का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ऑयल प्रिवेंट द वाइंडिंग फ्रॉम डस्ट एंड मॉइस्चर, वाइंडिंग्स को डस्ट और मॉइस्चर से भी बचाएगा, एंड ऑल्सो एक्ट एज ए कूलिंग मीडियम, और एक कूलिंग मीडियम का भी कार्य करेगा। द ऑयल इज ए गुड इंसुलेटर देन एयर, इट अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, ये क्या करता है, एयर से भी अच्छा एक इंसुलेटर का कार्य करेगा, और साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट से भी आपको बचाने का कार्य करेगा। ऑयल ऑल्सो प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग टू द ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर के लिए एक इफेक्टिव कूलिंग का भी कार्य ये करता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ मिनरल ऑयल, और जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल होता है वो जनरली किसका बना रहता है, वो एक प्रकार से कंपोज्ड ऑफ मिनरल ऑयल का बना होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द क्रूड पेट्रोलियम, जो कि किससे बना होता है, क्रूड पेट्रोलियम से, एंड मे इंक्लूड सिंथेटिक ऑयल, और जो किसके अंदर इंक्लूड होगा, अपन उसको बोल सकते हैं एक सिंथेटिक ऑयल के अंदर, एक प्योर ऑयल के अंदर, लाइक एस्टर बेस्ड फ्लूइड्स, इस प्रकार के एस्टर बेस्ड फ्लूइड्स, और सिलिकॉन ऑयल्स एज ए अल्टरनेटिव किस प्रकार के यूज लिए जाते हैं, सिलिकॉन ऑयल के रूप में अपन ट्रांसफार्मर के अंदर डालने वाला ऑयल यूज लेते हैं। ये हाई कॉस्टली होते हैं। ठीक है, कॉस्ट में क्या होते हैं, काफी कॉस्टली होते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर जो अपन ऑयल जो यूज लेते हैं जनरली वो हाई कॉस्टली होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन वेरियस हाइड्रोकार्बन्स एंड एडिटिव टू इनहेंस इट्स इंसुलेटिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज। जो ये ऑयल जो होता है, इस ऑयल के अंदर वेरियस हाइड्रोकार्बन्स ऐड किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, जिसके एडिटिव्स एक प्रकार से उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसके एडवांटेज हो सकते हैं इनहेंस इट्स इंसुलेटिंग, एक तो इसके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, साथ ही साथ एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज जो कूलिंग प्रॉपर्टीज है उसको भी बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के तीनों ही जो कंपोनेंट है मेनली वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ साथ ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है और ट्रांसफार्मर का जो एक प्रकार से प्रिंसिपल है, इसका कार्य जो भी है वो आपका समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के जो टाइप्स हैं और किस प्रकार के ट्रांसफार्मर एक्स ट्यूब के अंदर काम में लिए जाएंगे, कहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज लिया जाएगा और कहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज लिया जाएगा। तब तक के लिए
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।